तो नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल फार्मेसी टिप्स पर। आज से अपन देखेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर। बिफोर डिस्कसिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाउ वी व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री को अपन बोलते हैं रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यह एक विज्ञान की शाखा होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं अपने किसका, केमिकल सब्सटेंस और इनके मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल। अब वो कैसे मॉलिक्यूल रहेंगे? जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम केमिकल तत्वों, रासायनिक तत्वों और उसके मॉलिक्यूल यानी अणुओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब अगर हम बात करें केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच है, केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच है, तो केमिस्ट्री की मेन 5 ब्रांच हैं। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री, 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री और 5 बायोकेमिस्ट्री। अब अगर हम इन्हें हिंदी में देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक को कहते हैं अकार्बनिक रसायन, फिजिकल को कहते हैं भौतिक रसायन, एनालिटिकल को कहते हैं विश्लेषणात्मक रसायन। एनालिसिस नहीं होता जैसे विश्लेषण कहते हैं, उसमें हम लिमिट वो करते एनालाइज, चीज़ों को एनालाइज कर दे। बायोकेमिस्ट्री मीन्स होता है जैव रसायन। अगर हम अब एक एक की डेफिनेशन देखें सभी की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपाउंड दैट सिंपल साल्ट सच एज कार्बोनेट ऑक्साइड एंड कार्बाइड्स। सीधी सी बात है, ऐसे तत्वों का अध्ययन करते हैं हम जिसमें कार्बन सब्सटेंस प्रेजेंट हो, उसे हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन करते हैं जैसे कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। आप अमोनिया की क्रिया वाटर से करा दो तो अमोनियम साल्ट बनता है जिसे अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस या केमिस्ट्री विच अबाउट द टाइम, फोर्स, मोशन, एनर्जी, थर्मोडाइनमिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री ETC एंड रिएक्शन एंड कंपाउंड। इसमें हम मेनली मोशन मीन्स किस गति से वो मोशन कर रहा है, एनर्जी ऊर्जा के बारे में पढ़ती हैं, थर्मोडाइनमिक के मतलब जो होते थर्मोडाइनमिक के बारे में अपन पढ़ते हैं, डायनेमिक मीन्स ही तो होता है मोशन, और हम क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ते हैं और इसमें फोर्स यानी दाब के बारे में पढ़ते हैं, प्रेशर जिसे कहते हैं, उसमें हम पढ़ते हैं किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में। एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो इट इज विच अबाउट द इंफॉर्मेशन डिटर्मिनेशन द कंपाउंड ऑफ केमिस्ट्री एंड कम्युनिकेटिंग और प्रोसेसिंग द साइंस। इसमें हम मेनली क्या करते हैं, अपनी एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम एनालिसिस होता है जैसे अपन को कोई केमिकल दे दिया, अब अपन को उसका परीक्षण करना, विश्लेषण करना, उसे अपन बोलते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और केमिस्ट्री मीन्स साइंस। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच साइंस, कैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का सिंथेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन और जो मेटाबॉलिक सब्सटेंस होते हैं उनमें मतलब कैसे मेटाबॉलिज्म होता, लिपिड सॉल्युबल ड्रग हाइड्रोफिलिक सॉल्वेंट में मतलब कैसे कन्वर्ट होता और बॉडी से एक्सक्रिएट होता, यानी अपनी बॉडी की साइंस को पढ़ते हैं हम, उसे बोलते हैं हम बायोकेमिस्ट्री। अब अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर फार्मास्यूटिकल मतलब केमिस्ट्री की बात करें तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मेन 2 टाइप्स की है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में अपन करते हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट और ऑर्गेनिक में करते हैं स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन को छोड़कर जितने कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक में चले जाते हैं और कार्बन आ जाता है ऑर्गेनिक में। अब इसमें हम मेनली काफ़ी और चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जैसे हमारी मेडिसिन किस किस से बनती है। जैसे हमारी कोई दवाई है, अगर हम सोचो पैरासीटामोल बना रहे हैं, अगर हम टैबलेट पैरासीटामोल बनाएंगे तो उसमें क्या क्या यूज होगा, उसमें अपनी मेनली 2 कंपाउंड यूज होते हैं। एक होता है API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, दूसरा होता है एक्सिपिएंट्स होता है जैसे कि बाइंडर्स हो गए, फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, कलरिंग एजेंट हो गए, स्वीटनिंग एजेंट हो गए, इनसे हमारी एक मेडिसिन तैयार होती है। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करें क्या अपनी फर्स्ट यूनिट की, तो फर्स्ट यूनिट में पहला अपना टॉपिक है फार्माकोपिया।
तो फार्माकोपिया दो शब्दों से मिलकर बना है। पहले अगर हम देखें, फर्स्ट एज अ फार्माकॉन, सेकंड एज अ पोइया। फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग और पोइया मीन्स होता है टू मेक, यानी हम ड्रग को कैसे बनाते हैं, ड्रग को कैसे सिंथेसाइज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं फार्माकोपिया। अब फार्माकोपिया क्या है, तो वही मैंने बता दिया आपको। इट इज अ लीगली बाइंडिंग कलेक्शन प्रिपेयर्ड बाय अ नेशनल और रीजनल अथॉरिटी एंड कंटेन्स इट्स ऑफ मेडिसिन सब्सटेंस क्रूड ड्रग्स एंड फॉर्मूलाज फॉर मेकिंग प्रिपरेशन फ्रॉम देम। जो हमारे ड्रग की बनावट में, जैसे हमारी कोई मेडिसिन बनती है उसकी बनावट में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा, कौन सा क्रूड ड्रग यूज हो रहा, कौन सा सब्सटेंस यूज हो रहा, और कौन सा मतलब क्या बाइंडिंग एजेंट एक्सिपिएंट यूज हो रहे, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, फार्माकोपिया। यह अपनी रीजनल हो सकती है और नेशनल हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। अब जो अपना फार्माकोपिया है, फार्माकोपिया कुछ नहीं, एक बुक होती है, मैं बताऊं। अब जो फार्माकोपिया बुक है वो किस किस चीज़ों से, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, तो इसमें अपनी काफ़ी मेन पॉइंट इंक्लूड रहते हैं, जैसे कि आ लिस्ट ऑफ ड्रग एंड अदर रिलेटिव सब्सटेंस। इसमें अपनी जो ड्रग्स हैं उनकी लिस्ट रहती है पूरी, मतलब जो ड्रग हैं उनकी क्या रहेगी, लिस्ट। सोर्सेस, उनके सोर्स रहेंगे, जैसे अपना कोई मतलब ड्रग है, कोई भी ड्रग हो गया, जैसे प्लांट ड्रग हो गए, तो मतलब कौन सी ड्रग प्लांट से मिल रहे हैं, कौन से एनिमल सोर्सेज से मिल रहे हैं, तो सभी सोर्स लिखे रहते हैं। प्रिस्क्रिप्शन रहेगा, प्रिस्क्रिप्शन समझते हो, प्रिस्क्रिप्शन वही होता है जिसमें अपन दवाई को क्या मतलब डिस्पैच मतलब लिखते हैं, मेडिकामेंट। कुछ अपने क्या रहेंगे, टेस्ट रहेंगे इसके, किसके, ड्रग के टेस्ट। फॉर्मूलाज रहेंगे मेडिसिन के, जिसमें अपना क्या ड्रग को अपन बनाते हैं। अब तुमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप, मैं बताएं दे रहा, उसमें अपन काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं, फॉर्मूलाज पढ़ते हैं ड्रगों के, जैसे अपना क्या हो गया, साल्ब्यूटामोल हो गया, बीटा ब्लॉकर्स हो गए, एंटीकोगुलेंट ड्रग हो गए, एंटीहिस्टामिन हो गए, बहुत से हैं। उसके अपन यूजेज पढ़ेंगे, यूजेज रहती हैं फार्माकोपिया में, डोजेज रहती हैं, जैसे पैरासीटामोल हो गया, या फिर क्या मतलब सिरप हो गया, कोई आयरन सिरप हो गया, या फिर क्या प्रोटीन का सिरप हो, वो प्रोटीन पाउडर हो गया, प्रोटीन का एक चूरन आता वो हो गया, और बहुत सी मतलब मेडिसिन आती, तो उनमें क्या उसकी डोज रहेगी कि कितने अमाउंट में तुमको लेना है। जैसे TDS लेना दिन में 3 टाइम, या BD दिन में 2 टाइम, या OD दिन में 1 टाइम। और इनका क्या रहेगा, स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, मैं फिर बता रहा हूँ। आपका ड्रग कंटामिनेट स्पॉइलेज होने से बचाता है क्या, प्रॉपर स्टोरेज। अगर आपका ड्रग या मेडिसिन प्रॉपर स्टोरेज हैं तो वो ज़्यादा देर तक प्रिजर्व या स्टोर रहेंगे। अब फार्माकोपिया के भी बहुत से टाइप होते हैं, जैसे USP मतलब यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया। तो अपन आज मेनली पढ़ेंगे किसके बारे में, अपन मेनली पढ़ेंगे अपनी इंडियन फार्माकोपिया के बारे में। तो इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन है वो 1955 में आया था। लार्ज नंबर एंड क्रूड ड्रग और प्रिपरेशन, इसमें लार्ज नंबर में क्या रहता है, अपना क्रूड ड्रग्स रहती हैं। और क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, जैसे सीड्स हो गया, और मतलब रूट्स हो गई, बाक्स हो गई, लीव्स हो गई, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर हो गए। क्रूड ड्रग्स मीन्स होता है कच्चा पदार्थ, कच्चा मटेरियल जो हमें प्लांट से मिलता है। अब अगर हम इसकी बात करें एडिशन की, एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो इसमें मेनली 8 एडिशन है और 9th भी शायद आ गया है अभी 9th एडिशन। इसमें मेनली आपको 8 एडिशन पढ़ने पड़ेंगे, उनकी ईयर की कब यह पब्लिश हुए थे, उनमें अपन पढ़ेंगे सप्लीमेंट, उनमें मतलब कब सुधार हुआ था, कब कब, और नंबर ऑफ वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम हैं, और मोनोग्राफ्स, कितने मोनोग्राफ्स हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट एडिशन आपका आया था 1955 में, सेकंड आया था 1966 में, थर्ड आया था 1985 में, फोर्थ आया था 1996 में, फिफ्थ आया था 2007 में, सिक्स्थ आया था 2010 में, सेवन्थ आया था 2014 में, और 8 आया था कितने में, 2018 में। अगर हम इनके मतलब सप्लीमेंट की बात करें तो पहले का सप्लीमेंट हुआ था 1960, दूसरे का हुआ था 1975, तीसरे का हुआ था 1989 से 1991 तक, इसमें 2-3 साल लग गई थी। चौथे का अपना हुआ कितनी बार, 4 बार, 2000 में 2 बार हुए, 2002 और 2005, यानी 2005 में, 2002 में और 2000 में 2 बार। फिफ्थ का बात करें इसका 2008 में, सिक्स का बात करें इसका सप्लीमेंट आया था 2012 में। एडेंडम या सप्लीमेंट एक ही होता, एडेंडम बोलते, एडेंडम मीन्स होता मतलब उसको क्या, उसमें कुछ चीज़ें हटाई गई या कुछ चीज़ें इंक्लूड करी गई वही रहता।
और 6th का आया 2012 में, 7th का आया 2015-16 में, और 8 का आया 2019 में। वॉल्यूम की बात करें, हमारे फर्स्ट एडिशन में 2 वॉल्यूम है, सेकंड में 3 हैं, फोर्थ में 2 हैं, नहीं थर्ड में 2 हैं, फोर्थ में 3 हैं, फिफ्थ में 3, 6 में 3, 7th में 4 और 8 में 4। ये हो गए अपने क्या मेनली अपने वॉल्यूम। अगर मोनोग्राफ्स की बात करें तो फर्स्ट में है 1986, सेकंड में है 890, थर्ड में है 261, फोर्थ में है टोटल कितनी 1149 प्लस 208 प्लस 19 आप जोड़ लेना, फिफ्थ में है 271 और 6th में है 52, 7th में है 577 और 8 में है 220। ये अपने मेनली मोनोग्राफ्स हैं। अब अगर हम बात करें सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मेसी, अब जब हम कोई ड्रग बनाते हैं, आप सोचो अगर हम प्रॉपर मतलब उसको क्या, जैसे आप प्रॉपर उसको हैंडलिंग नहीं करोगे तो कभी कभी इम्प्योरिटीज यानी ड्रग हमारा कंटामिनेट होने के फुल चांस रहते हैं। जैसे अब आप ड्रग बना रहे तो आपने ग्लव्स नहीं पहने तो काफ़ी छोटे छोटे जेम्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपने ड्रग को कंटामिनेट कर सकते हैं। तो आपको प्रॉपर क्या करना है, उसका मतलब प्रॉपर चीज़ों का ध्यान रखना है और ग्लव्स हर चीज़ से अपने प्रॉपर हैंडलिंग के साथ मेडिसिन का क्या मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रिपरेशन उनको बनावट बनानी है। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज के। पहला है रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर, दूसरा है रिएजेंट यूज इन द मैन्युफैक्चर। जो अपना रिएजेंट वाला है इसे अपन धुलने से निकाल सकते हैं, मतलब धो दो तो निकल जाएगा। अब अगर हम बात करें पहला रॉ मटेरियल एम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर, तो इसकी डेफिनेशन देखें, इम्प्योरिटीज नोन एज वी एसोसिएट विद द दीज केमिकल्स मे बी कैरिंग थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड कंटेन नोट द फाइनल कंपाउंड। एग्जाम्पल की बात करें, रॉक साल्ट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। यस, आप कैल्शियम सल्फेट की क्रिया मैग्नीशियम क्लोराइड से करा दो तो आपका रॉक सॉल्ट बन जाएगा। रॉक सॉल्ट यार वही होता काला नमक, वही होता, आपको समझ ना पाओ। और फ्रॉम देम सोर्स विल बी ऑलमोस्ट सर्टेनली कंटेन्स ट्रेसेस टू कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कंपाउंड। आप एक चीज़ समझो, बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं। अब जैसे हमें क्या चाहिए, हमें कैल्शियम सल्फेट चाहिए और मैग्नीशियम क्लोराइड में से क्या अपन को क्या चाहिए, क्लोराइड चाहिए, क्लोराइड आयन चाहिए। अब हमने अपने ड्रग में हमारा क्या है, मैग्नीशियम है, साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड कंपाउंड है। तो जो मैग्नीशियम रहता है वो क्लोराइड से क्रिया करके मतलब रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, और मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, साल्ट फॉर्मेशन न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो हमारे ड्रग का फिर कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, इसीलिए हमें प्रॉपर स्टोरेज करना चाहिए। अब इसमें इम्प्योरिटीज काय की देखने को मिल सकती हैं, जैसे अपना कोई रॉक सॉल्ट बन गया, इसमें अपनी बहुत सी इम्प्योरिटीज देखने को मिलती हैं, जैसे आर्सेनिक की मिल सकती है, लेड की मिल सकती है, हैवी मेटल्स हो सकते हैं, और अपने मतलब अदर सब्सटेंस भी हो सकते हैं, बहुत से कंपाउंड, बहुत से आयंस हो सकते हैं। तो ये अपनी क्या इम्प्योरिटीज कॉज करते हैं। अब अगर हम बात करें रॉ मटेरियल में, तो इसका रॉ मटेरियल क्या है, रॉ मटेरियल क्या होता है, इम्प्योरिटीज फॉर द रॉ मटेरियल में कंटामिनेट द फाइनल प्रोडक्ट। यस, बिल्कुल सही बात है। जो इम्प्योरिटीज होती है वो अपने फाइनल प्रोडक्ट, जो मतलब लास्ट में प्रोडक्ट बनता है, तैयार होता है, उसको कंटामिनेट कर देती है। अब हम बात करें दूसरा क्या है, अब अपन इसको क्या पढ़ेंगे कि मतलब जो अपनी इम्प्योरिटीज है वो किस किस कारणों से आ सकती हैं। तो पहला तो रॉ मटेरियल से आ सकती हैं इम्प्योरिटीज, दूसरा रिएजेंट, रिएजेंट होता है अभिकर्मक। द रिएजेंट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग आर नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड बाय द वॉशिंग, देन इट मे बी फाइन एंड ट्रीट इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल इन अब रिएक्शन है, मर्क्यूरिक क्लोराइड प्रीपेयर्ड कंटेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाउ इफ इट इज नॉट रिमूव्ड वॉशिंग। सीधी सी बात ये है, कुछ हमारे ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे अभिकर्मक होते हैं, हम उनको कितना भी धो दें वो धुलने से भी नहीं जाती। अब आप जैसे नॉर्मल पानी वाटर से धो दो, हाँ डिजिटल वाटर से धो दो आप नॉर्मल वाटर से, तो इससे अपनी इम्प्योरिटीज नहीं जाती, कहीं ना कहीं अपन को उनको स्टेरिलाइज करना पड़ेगा, यानी गर्म पानी से, गर्म पानी में थोड़ा मतलब देर उनको आज साइड मतलब रख देना चाहिए अपन को, तो शायद इम्प्योरिटीज चली जाती है। सॉल्वेंट, बिल्कुल सॉल्वेंट से अपनी इम्प्योरिटी जा सकती है। सॉल्वेंट मेनली अप्रोक्स 70% यूज होता है वाटर,
एज अ सॉल्वेंट। वाटर, डिजिटल वाटर सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना जाता है और अप्रोक्स 65.7% ड्रग वाटर में सॉल्युबल रहती हैं, बाकी जितने बचे वो इनसॉल्युबल रहती हैं। तो अगर हम बात करें सॉल्युबल जो सॉल्वेंट होता, समटाइम्स ऐसा होता, कभी कभी आपने देखा हो कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती, बड़ी बड़ी कंपनी होती, तो वहाँ मतलब क्या कभी कभी नॉर्मल वाटर का यूज कर देते, डिस्टिल वाटर ना मतलब लगा के इसमें नॉर्मल वाटर यूज कर दे। तो नॉर्मल वाटर में अपने बहुत से आयन होते हैं, जैसे अपना H पॉजिटिव OH नेगेटिव तो रहता ही है, और इसके अलावा भी बहुत से आयन होते जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट को क्या कर देती हैं, कंटामिनेट। जैसे क्लोराइड आयन हो गया, मैग्नीशियम आयन हो गया, आयरन हो गया, ये सभी आयन पाए जाते हैं, आर्सेनिक हो गया। अब अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन, जिसे अपन बोलते हैं वायुमंडलीय प्रदूषण। अब जैसे कोई आपकी इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो ऐसी जगह पे मतलब बनी है, ऐसी प्लेस पर बनी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंटामिनेशन हो, बहुत ज़्यादा कूड़ा है, बहुत ज़्यादा कचरा वहाँ एकत्रित है, या फिर वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा उद्योग हैं, उद्योगों से अपनी धूल रिलीज होती है, धुआं आता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो अपने डस्ट पार्टिकल्स हैं वो अपने फाइनल प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, कंटामिनेट। तो ये हो गया अपना एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। अब जैसे यहाँ अपना इसमें एक एग्जांपल दिया है, आप एक एग्जांपल समझो, NaOH रिएक्ट CO2 एटमॉस्फेयर CO2 एंड गेट कंटामिनेट। हाँ, जो अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे अपना कोई सब्सटेंस है वो CO2 के साथ मतलब क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और क्या बनाएगा, NaCO3 बनाएगा और अपने फाइनल प्रोडक्ट को क्या कर देगा, कंटामिनेट। अब अगर हम बात करें रिएक्शन विथ वेसल्स, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा याद रखना। रिएक्शन विथ वेसल्स होती है आपका जो बर्तन, बर्तन मीन्स आप, मैंने तो आपको हिंदी में बता दिया, बर्तन होते हैं इक्विपमेंट होते हैं, जैसे अपने क्या हो गए, ग्लास वेयर जिसे अपन बोलते हैं। आप जैसे मशीनें हो गई, या फिर बीकर हो गया, पिपेट हो गई, मेजरिंग सिलेंडर हो गए। अब अगर आप उनको प्रॉपर क्या नहीं करोगे, उनकी मतलब प्रॉपर क्या नहीं करोगे, साफ सफाई नहीं करोगे, उनको स्टेरिलाइज नहीं करोगे, तो उनमें भी अपने क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं। अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिल सकती है, तो वे भी कहीं ना कहीं हमारे फाइनल प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। इसे अपन बोलते हैं रिएक्शंस विद वेसल्स। वेसल्स मीन्स होते हैं अपने क्या, वेसल्स मीन्स होते हैं बर्तन। अब एट लास्ट, पूरा लास्ट है पैकेजिंग एरर्स।